हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर 18 की, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोंग के बुक की। चैप्टर 18 जो है वो हॉट डेजर्ट और मिड लैटिट्यूड डेजर्ट क्लाइमेट के बारे में बात करता है। अभी तक इस चैप्टर के दो पार्ट हम लोग देख चुके हैं। पहले पार्ट में हमने डिस्ट्रीब्यूशन और क्लाइमेट के बारे में देखा, जैसे कि रेनफॉल, टेम्परेचर वगैरह कैसा है और इस तरीके के जो डेजर्ट्स हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, वो हमने मैप में देखा। और इसके बाद हम आगे बढ़े तो हम लोगों ने पिछले पार्ट में ये देखा कि नेचुरल वेजिटेशन डेजर्ट में कैसी है, और ये भी देखा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो किस तरीके से रह रहे हैं। इसमें हमने दो ग्रुप के बारे में बात करी। पहले जो ग्रुप थे वो है काफ़ी प्रिमिटिव तरीके से जो रहते हैं, यानी कि बहुत ओल्डर तरीके से जो रहते हैं, हंटर्स गैदरर्स, उनके बारे में बात करी। और इसके बाद हमने जो अगले ग्रुप की बात करी वो है एक नोमैडिक हर्ड्समैन। तो अभी हमें थोड़ा सा और दो तीन तरीके के ग्रुप्स के बारे में बात करनी है, उन्हीं के बारे में आज हम लोग आज के लेक्चर में बात करेंगे और आज हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड को। देखिए, पार्ट थर्ड है कैरावान ट्रेडर्स को लेकर। तो पार्ट थर्ड है क्योंकि इससे पहले दो मैंने आपको बताया कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आई होप आप लोग भी साथ साथ जो है चीज़ों को स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं, तो अच्छा है, आप लोगों को कंटिन्यूटी बनी रहेगी, चीज़ें समझ में आती रहेंगी। अगर आपने पार्ट्स पुराने मिस करे हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर से पढ़िएगा। चलिए आगे देखिए क्या है कि दीज वर द ट्रैवलिंग मर्चेंट्स ऑफ द डेजर्ट। ये कैसे हैं? ये ट्रैवल करने वाले मर्चेंट्स हैं। मर्चेंट्स मतलब जो व्यापारी होते हैं वो हैं ये। देयर जर्नीज अक्रॉस द वेस्ट्स ऑफ द सहारा और रशियन तुर्किस्तान समटाइम्स लास्टेड मंथ्स और इवन ईयर्स। यानी कि जो सहारा के एरिया से गुजरते हैं ये लोग, या फिर जो रशिया का जो हमने तुर्किस्तान देखा है, यानी कि ये कैसा है, दिस इज अ हॉट डेजर्ट या फिर ट्रॉपिकल डेजर्ट है। और तुर्किस्तान कैसा है, इट्स अ मिड लैटिट्यूड या फिर टेम्परेट डेजर्ट। तो वहां पर जो ये लोग मूव करते हैं, इनकी जो जर्नी है वो बहुत लंबी चलती है। कुछ की जर्नी जो है वो महीनों तक चलती है, कुछ की सालों तक भी चलती है। ये रात को ट्रेवल करते हैं एज अ टीम, है ना, एक टीम के तरीके से मूव करते हैं, अकेले नहीं जाएंगे। एंड दे वर वेल आर्म्ड, यानी कि इनके पास जो है आर्म्ड वगैरह भी होते हैं। आर्म्ड मतलब जो हथियार वगैरह है वो भी इनके पास होते थे। दे कैरीड अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स इनटू रिमोट इंटीरियर्स वेयर देयर मर्चेंडाइज वाज हाईली सॉट आफ्टर। यानी कि ये बहुत अलग अलग प्रकार के जो सामान है उनको लेके जाते थे। और कहाँ लेके जाते थे? ऐसे रिमोट इंटीरियर्स वेयर, यानी कि ऐसे अंदर अंदर के जो दूर दराज जगह थी वहां पर ले जाते थे, जहां पर इनके सामान की बहुत ज़्यादा क्या हुआ करती थी, डिमांड हुआ करती थी, मांग हुआ करती थी, वहां पर ये ले जाते थे। और दीज गुड्स वर सोल्ड और एक्सचेंज फॉर हाइड्स, रग्स, कारपेट्स एंड अदर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स ऑफ द डेजर्ट्स। तो आपको याद होगा कि हमने पिछले पार्ट में जो बात करी थी नोमैडिक हर्ड्समैन की, वो चीज़ें बनाते थे और वो क्या करते थे, ट्रेडर्स के साथ उनको एक्सचेंज करते थे। तो वही ये ट्रेडर्स हैं जिनके साथ वो सामान एक्सचेंज हो रहा है। हालांकि जो प्रॉफिट्स था वो काफ़ी ज़्यादा इनको मिलता था, लेकिन रिस्क भी उसमें काफ़ी ज़्यादा रहता था। रिस्क क्यों रहता था? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वो इतना सामान वगैरह लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि कोई ट्राइब्स है वो उनके ऊपर हमला कर दे, कोई जानवर है वो उनके ऊपर हमला कर दे, तो इसलिए रिस्क भी रहता था। द पैक एनिमल्स यूज्ड बाय द कारवंस टू कैरी देयर गुड्स अक्रॉस द डेजर्ट्स वाज द कैमल। तो ये लोग बेसिकली किसको इस्तेमाल करते थे अपना सामान वगैरह ले जाने के लिए? ऊंट का इस्तेमाल करते थे, कैमल का, जिसको शिप ऑफ द डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान का जहाज भी जिसको बोला जाता है। किसको बोला जाता है? ये कैमल को। अब इसमें क्यों बोला जाता है ऐसा? देखिए, पहली बात तो ये है कि हॉर्सेस में क्या है कि शार्प हूव्स होते हैं। हूव्स मतलब जो उनका पंजा होता है वो काफी शार्प होता है, और शार्प होने की वजह से वो सैंडी डेजर्ट में सिंक कर जाता है, यानी कि उसके अंदर घुस जाता है। और वहीं उसके कंपैरिजन में अगर हम कैमल की बात करें तो उसका जो पैर है वो काफी ब्रॉड पैडेड होता है। ब्रॉड मतलब एक तो चौड़ा होता है और उसमें पैडिंग होती है, वो शार्प हूफ्स की तरह नहीं होता कि जो रेत में अंदर घुस जाए, है ना। तो इसका जो ब्रॉड पैडेड फीट है उसकी वजह से वो सैंड में स्लिप नहीं करता। वो सैंड क्योंकि रेतीली रेत है ना, और सूखी रेत है तो वो फिसलती है, तो उस पर ये फिसलता नहीं है। अ पैक कैमल कैन एडिक्वेटली फेड कैन कैरी अ लोड ऑफ 350 पाउंड्स एंड ट्रेवल 50 माइल्स अ डे। यानी कि जो पैक कैमल है, अगर उसको हमने प्रॉपरली खिलाया हुआ है, खिलाया पिलाया हुआ उसको पहले से है, तो वो 350 पाउंड का वजन उठा सकता है और एक दिन में लगभग 50 मील, 50 मील इज अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो 80 किलोमीटर के आसपास एक दिन में चल सकता है। और अगर रेसिंग कैमल है तो वो इसका दुगना डिस्टेंस भी ट्रेवल कर सकता है व्हेन रिडन, यानी कि जब उसके ऊपर अगर चढ़ के सवारी की जा रही है
तो वो लगभग 100 मील या 160 किलोमीटर के आसपास जो है वो चल सकता है। कैमल के पास और भी कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि ये मिल्क और हेयर प्रोवाइड करता है, ये अपने पेट में जो है वाटर को स्टोर करता है, और जो फैट है जो उसके पीछे हम्प होता है ना, हम्प मतलब जो उसकी पीठ में एक प्रोट्रूडिंग सा पार्ट होता है, ऊपर निकला हुआ एक हिस्सा होता है, वहां पर ये फैट को स्टोर करता है। और इन्हीं चीज़ों की वजह से ये लॉन्ग पीरियड्स तक बिना खाए और बिना पानी पिए चल सकता है ना, इसीलिए इसको शिप ऑफ द डेजर्ट भी बोला जाता है। अब इसके बाद क्या हुआ कि विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द मॉडर्न एयर, रोड और रेल ट्रांसपोर्ट, द रोल ऑफ द कैरवन ट्रेडर्स इज ग्रेटली रिड्यूस्ड। तो इस तरीके के जो ट्रेडर्स हैं उनका जो रोल है, जो उनकी भूमिका है, वो धीमे धीमे कम हो गई, क्योंकि अब कोई भी सामान अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो उसके लिए एयरवेज का यूज़ कर सकते हैं, रोड बन गई हैं तो गाड़ियाँ चल सकती हैं, रेलवेज बन गई हैं तो उनका भी यूज़ कर सकते हैं। और इन चीज़ों से क्या है कि सामान को ज़्यादा सस्ते में भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है, और साथ ही साथ सिक्योरिटी भी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वहाँ पर डेजर्ट जीप्स का यूज़ कर सकते हैं, वैन्स या फिर ट्रक्स का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इंटीरियर ओएसिस और स्कैटर्ड आउटपोस्ट के बीच में तो फिर वही बात है कि जहाँ पर रोड वगैरह नहीं है, क्योंकि रोड तो देखिए एक जगह तक होगी, उसके बाद अगर आपको डेजर्ट में कहीं इंटीरियर एरिया में जाना है तो वहाँ पर तो फिर रोड नहीं होगी, तो वहाँ पर फिर ये जो कैरवन रूट्स हैं दे रिमेन द ओनली फॉर्म ऑफ अवेलेबल ट्रांसपोर्ट, तो वहाँ पर इनका जो ट्रांसपोर्ट है वो चलता है। लेकिन जैसे जैसे हम कहेंगे कि ये जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है इनमें थोड़ा सा क्या हुआ है, चेंज आया है, इवोल्यूशन हुआ है, तो थोड़ा सा इनका जो रोल है वो धीमे धीमे कम हो गया है। तो आई होप ये आप समझ गए, दैट इज योर मर्चेंट, जो कैरवान मर्चेंट्स हैं उनके बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे सेटल्ड कल्टीवेटर्स की, यानी कि अब देखिए धीमे धीमे एक तरीके से अगर आप शुरुआत से लेकर अभी तक देखें तो हो क्या रहा है, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग सिविलाइजेशन जो है वो चल रही है। पहले हमने ऐसे लोग देखे जो हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, फिर ऐसे लोग थे जो अपने पशुओं के साथ, हर्ड्स वगैरह के साथ चला करते थे, है ना। उसके बाद फिर कुछ ऐसे लोग आए जिनके साथ वो लोग ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, और फिर कुछ ऐसे कल्टीवेटर्स हुए। कल्टीवेटर्स मतलब जो एक ही जगह पर रहकर अब लोग क्या कर रहे हैं, खेती वगैरह कर रहे हैं। अब इसमें क्या लिखा है कि फॉर क्रॉप्स टू बी कल्टीवेटेड इन द डेजर्ट इरिगेशन इज इंडिस्पेंसिबल, यानी कि अगर डेजर्ट में हमें कोई भी फसल उगानी है तो उसके लिए इरिगेशन तो चाहिए। इरिगेशन मतलब सिंचाई। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको पता है पानी तो है नहीं, बारिश होनी नहीं है, तो सिंचाई तो लगेगी। अब पानी या सिंचाई कहाँ से होगी, या तो ओएसिस से हो सकती है। ओएसिस मैंने आपको बताया था क्या होता है ना, कि जहां पर अगर आपको पूरे के पूरे डेजर्ट रेगिस्तान के बीच में कहीं पर कोई पानी का स्ट्रीम या पूल जैसा दिखाई दे, दैट इज नोन एज ओएसिस। वो बेसिकली पानी जो है वो अंडरग्राउंड वाटर होता है ना। तो ओएसिस से पानी मिल सकता है, कोई नदी है, कोई डैम है, वहां से इनको पानी मिल सकता है थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कैनाल्स, यानी कि जो नहरों का नेटवर्क है वहां से इनको पानी मिल सकता है। इजिप्ट की अगर हम बात करें तो वहां की जो नाइल नदी है, नील नदी उसको बोलते हैं हिंदी में, वैसे नाइल नदी जो है इट सपोर्ट्स अ पॉपुलेशन ऑफ 25 मिलियन, मेनली कंसेंट्रेटेड इन द नाइल वैली एंड डेल्टा। तो वहां पर आसपास जो उसके वैली में जो भी लोग रहते हैं उनमें से 25 मिलियन बहुत ज्यादा है, ठीक है। उन लोगों को ये क्या करते हैं, सपोर्ट करती है। कौन सी नदी? दैट इज योर नाइल नदी या फिर नील नदी। द लाइफ गिविंग वाटर्स ऑफ द नाइल मेड इट पॉसिबल फॉर द इजिप्शियंस टू रेज मैनी क्रॉप्स एज अर्ली एज 5000 ईयर्स अगो। अब वहां पर ऑब्वियसली बात है कि पानी था, तो उसकी वजह से ये जो इजिप्ट के लोग हुआ करते थे ये आज से 5000 साल पहले भी काफी ज्यादा क्रॉप्स वगैरह वहां पर उगा रहे थे। अब जब गर्मियों के दिनों में नाइल्स इज फ्लडेड विद वाटर, जब उसमें बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, गर्मियों के दिनों में बाढ़ आ जाती है, तो जो उसका ओवरफ्लोड वाटर है उसको बेसिन्स वगैरह में क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं विद रेज्ड बैंक्स। रेज्ड बैंक्स मतलब कि जहां पर एक मतलब इस तरीके का बनाया जाएगा कि उसके बीच में पानी रहे और बाहर उसके पानी ना जाए, और उसके बाद उसको फिर फील्ड्स वगैरह में भेजा जाता है क्रॉप्स को इरिगेट करने के लिए। इसको बेसिकली बोला जाता है बेसिन इरिगेशन। और ये एंशिएंट इजिप्शियन फार्मर्स जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, और अभी भी इजिप्शियन जो है इसका यूज़ कर रहे हैं। अब इसके बाद गर्मियों में ये लोग जो है राइस और कॉटन को उगाया करते थे, फॉलोड बाय व्हीट, बार्ले, बीन्स एंड अदर माइनर क्रॉप्स इन विंटर, और इस तरह की क्रॉप्स को ये विंटर में उगाते थे। मॉडर्न कंक्रीट डैम्स कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द नाइल, जैसे कि असवान डैम और सेनार डैम्स, आर इवन मोर इफेक्टिव फॉर एक्सटेंसिव इरिगेशन वर्क्स। आज की डेट में वहां पर नाइल नदी के ऊपर जो है असवान डैम वगैरह बना है और सेनार डैम बना है। असवान डैम बेसिकली काफ़ी न्यूज़ वगैरह में भी रहा था, क्योंकि इसको लेकर वहाँ पर कुछ डिस्प्यूट वगैरह थे।
है ना। इसके बाद द फ्लड वाटर कैन बी हेल्ड बैक एंड कंट्रोल्ड एंड देन रिलीज्ड एट एनी पार्ट ऑफ द ईयर टू फीड द फील्ड्स दैट यील्ड 2, 3 और इवन मोर क्रॉप्स अ ईयर। जो फ्लड का पानी है, जो बाढ़ का पानी है, उसको ये लोग क्या करते थे, किसी तरीके से रोक के रखते थे, कंट्रोल करते थे, और साल में जिस भी समय जरूरत होती थी ये उसको रिलीज कर सकते थे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि साल में कभी विंटर में पानी की जरूरत पड़ रही है और विंटर में पानी अगर नहीं है तो फिर कहाँ से आएगा, तो वो यही पानी का यूज करते थे। इन द सेम वे जो डेजर्ट कल्टिवेटर्स हैं वो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वो इंडस नदी के ऊपर, जो सिंधु नदी है उसके ऊपर रिलाई करते थे। इराक में अगर हम बात करें तो वहाँ की जो नदी है दैट इज टिग्रिस यूफ्रेट्स, उसके ऊपर। कैलिफोर्निया में अगर हम बात करें तो वहाँ की जो इंपीरियल वैली है उसमें वो कोलोराडो रिवर के ऊपर विश्वास करते थे, भरोसा रखते थे। एंड दे आर एबल टू इरिगेट मिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ एरिड लैंड फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। और इस तरीके से अलग अलग जगह पर, अलग अलग डेजर्ट्स में लोग जो है अलग अलग सोर्सेज ऑफ वाटर का यूज करके, सोर्सेज ऑफ रिवर्स का यूज करके क्या करते थे, क्रॉप प्रोडक्शन करते थे या फिर अपनी फसल वगैरह जो है वो उगाया करते थे। डेजर्ट्स में जहां पर भी ओएसिस होगा, सम फॉर्म ऑफ सेटल्ड लाइफ इज बाउंड टू फॉलो। यानी कि जहां पर भी ओएसिस होगा, क्योंकि देखिए रेगिस्तान में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, पानी, और जहां पर भी पानी होगा उसके आसपास थोड़ा सा सेटल्ड लाइफ देखने को मिलेगी। अब ये ओएसिस क्या होते हैं, दीज आर द डिप्रेशंस ऑफ वेरिंग साइजेस वेयर अंडरग्राउंड वाटर रीचेस द सरफेस। मतलब डिप्रेशंस ऑफ वेरिंग साइजेस, डिप्रेशंस मतलब एक तरीके के गड्ढे हैं, है ना, गड्ढे से होते हैं और वहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है जो कि ग्राउंड वाटर है। ये ध्यान रखना है कि बारिश का पानी नहीं है, ये ग्राउंड वाटर है। इसके बारे में भी हम लोगों ने आई थिंक जो डेजर्ट लैंडफॉर्म्स वाला चैप्टर था वहां पर पढ़ा है, तो आपको ये चीज जो है याद होनी चाहिए। अब इसमें से कुछ कुछ ओएसिस जो है वो बहुत बड़े होते हैं, वो नॉर्मली एबनॉर्मली लार्ज होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। जैसे कि मोरक्को की अगर हम बात करें तो वहां पर एक है दैट इज ताफी लालित ओसिस, जो कि जिसका एरिया आपको दिया गया है 5000 स्क्वायर माइल्स, है ना, 5000 स्क्वायर माइल्स तक है, जो कि बहुत सारे सेटलमेंट्स को इंक्लूडिंग लार्ज टाउन्स उनको सपोर्ट करता है। क्योंकि बहुत सारा पानी उसमें होगा तो वो लोगों को सपोर्ट कर सकता है, सहायता दे सकता है। कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत छोटे हैं, नो बिगर देन द माइनिंग पूल्स दैट वी आर सो फेमिलियर विद। जैसे कि हम बात करें लिबिया में, लिबिया में एक है दैट इज घाडामेस ओसिस, ये बहुत छोटा है, 1 स्क्वायर माइल इन साइज। तो छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। लाइफ इन एन ओएसिस इज सिक्योर एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। ओएसिस में जो लाइफ है वो काफी ज्यादा सुरक्षित है और काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड भी है। अ वॉल इज यूजुअली कंस्ट्रक्टेड अराउंड द ओएसिस टू कीप आउट द वायलेंट डस्ट स्टॉर्म्स कॉल्ड द सिमूम्स, है ना। वहां पर एक दीवार सी बनाई जाती है, मतलब ओएसिस का जो पानी है वो उस पानी का वो यूज करेंगे अलग अलग चीजों के लिए, है ना। तो वो पानी बेसिकली गंदा वगैरह ना हो, क्योंकि वहां पर आपको पता है कि उसके चारों तरफ तो रेगिस्तान है और हवाएं वहां पर चलेंगी तो वो सारी की सारी जो मिट्टी, जो रेत है वो उस ओएसिस में चली जाएंगी। और उसमें ये भी हो सकता है कि इतनी ज़्यादा रेत या इतनी ज़्यादा मिट्टी आ जाए कि वो सारा का सारा पानी उसमें ढक जाए। तो इसके लिए उस मिट्टी को बचाने के लिए, उस बेसिकली उस वाटर बॉडी को बचाने के लिए मिट्टी वगैरह से, सैंड वगैरह से वो क्या करते हैं, वो उसके आसपास या उसके चारों तरफ जो है दीवार सी बना के रखते हैं। ओएसिस पीपल जो है वो मड ब्रिक हाउसेज में रहते हैं, यानी कि वो मिट्टी के और ईंटों के घर बनाते हैं जिनकी फ्लैट रूफ होती है और क्लोजली पैक्ड टुगेदर, मतलब एक साथ जो घर हैं वो आपस में चिपके हुए से होते हैं। स्ट्रीट्स जो है, जो सड़कें हैं वो नैरो हैं, नैरो मतलब पतली हैं, और वाइंडिंग है, वाइंडिंग मतलब स्ट्रेट रोड नहीं है, है ना, उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स है। एंड द हार्ट ऑफ द सेटलमेंट इज डोमिनेटेड बाय द सक। सक का मतलब है एक सेंट्रल मार्केट प्लेस, यानी कि जहां पर भी वो लोग रह रहे हैं, जितने सारे मकान वगैरह हैं, सड़क वगैरह है, उनके बीचों बीच में क्या होगा, एक सेंट्रल मार्केट प्लेस होगी जिसको बोला जाता है सक। स्कूल वहां पर होंगे, मॉस्क वहां पर होंगे और शॉपिंग ब्लॉक्स भी होंगे। एंड सक्स में ऑल्सो बी सेट अप माइल्स फ्रॉम एनीवेयर एंड पीपल कम फ्रॉम अ नंबर ऑफ सराउंडिंग सेटलमेंट्स ऑन स्पेशल डेज टू ट्रेड, है ना। ये सक्स जो है और जगह पर भी बनाए जा सकते हैं, मतलब बीचों बीच में तो है ही, और जगह पर भी होते हैं जहां पर क्या होता है कि हफ्ते के किसी निश्चित दिन, है ना, स्पेशल डेज में कुछ दूर दराज के लोग भी वहां पर व्यापार करने और सामान खरीदने आते हैं। अराउंड द सेटलमेंट्स आर द एग्रीकल्चरल लैंड्स। अब जहां पर सेटलमेंट हो रहा है उसके आसपास क्या है, एग्रीकल्चरल लैंड्स भी है, यानी कि खेती वाली जमीन है। वाटर इज लेड टू द फील्ड्स बाय इरिगेशन चैनल्स और ड्रॉन अप फ्रॉम वेल्स बाय कैमल्स और म्यूल्स, यानी कि पानी अब उन फील्ड्स तक कैसे पहुंचेगा, या तो इरिगेशन चैनल्स, या तो उन्होंने कुछ इस तरीके की कैनाल वगैरह या चैनल वगैरह बनाया होगा उसके थ्रू पानी आ रहा है, या फिर कोई वहां पर अगर कुआं वगैरह होगा तो उसमें से कैमल्स यानी कि ऊंट और म्यूल्स यानी कि जो खच्चर वगैरह होते हैं वो वहां से पानी लेके जाते हैं।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री जो है दैट इज डेट पाम। डेट पाम मैंने आपको बताया है खजूर, वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट है यहाँ का, ट्री है बेसिकली, विच इज ग्रोन इन डग आउट हॉलोज सो दैट इट्स रूट कैन पेनिट्रेट डीप इनटू द ग्राउंड इन सर्च ऑफ वाटर। जिसको बेसिकली उगाते ऐसे ही नहीं है, पहले एक थोड़ा सा गड्ढा खोदते हैं, उसमें उसको डालते हैं ताकि उसकी जो रूट है, जो उसकी जड़ें है वो बहुत नीचे तक जा सके और उसको वहां पर ग्राउंड वाटर जो है उसकी रूट्स को मिल सके। जो इसका फ्रूट होता है वो लोकली कंज्यूम किया जाता है, मतलब वो लोग उसको खुद भी खाते हैं और उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, यानी कि बाहर दूसरी जगह भी भेजते हैं। बाकी जो और क्रॉप्स भी यहाँ पर होती हैं जैसे मेज, मक्का है, बार्ले, वीट, कॉटन, केन, शुगर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये भी होती हैं। अब जैसे जैसे धीमे धीमे मोटर रूट्स का डेवलपमेंट हो रहा है अक्रॉस द डेजर्ट्स, तो मेनी सोफिस्टिकेटेड फॉरेन गुड्स कैन नाउ रीच द ओएसिस। तो अब वही चीज़ है कि जैसे पिछले पार्ट में हमने देखा, तो अब वही चीज़ हो रही है यहाँ पर भी कि जो ओएसिस के पास लोग रह रहे हैं उनके पास भी फॉरेन गुड्स काफ़ी जो सोफिस्टिकेटेड हैं वो ये इनके तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि मोटर रूट्स जो हैं, रेलवेज, रोडवेज, ये चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा अब आ रही हैं, डेवलप हो रही हैं, तो इन तक चीज़ें पहुँच सकती हैं। इसके बाद अगले हैं माइनिंग सेटलर्स। अब ये क्या है देखिए, द ल्यूर ऑफ मिनरल वेल्थ हैज अट्रैक्टेड मैनी इमिग्रेंट्स इनटू द डेजर्ट। ल्यूर ऑफ मिनरल वेल्थ मतलब जो मिनरल वेल्थ है उसका लालच यहां पर काफी सारे लोगों को खींच के लाया है, क्योंकि कई सारे ऐसे डेजर्ट्स हैं या ऐसे रीजन्स हैं जहां पर बहुत ज्यादा मिनरल पाए जाते हैं। माइनिंग कैंप्स एंड आइसोलेटेड सेटलमेंट्स हैव स्प्रिंग अप फॉलोइंग द डिस्कवरी ऑफ सर्टेन मिनरल डिपॉजिट्स। यानी कि जहां पर भी मिनरल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, वहां पर कुछ इस तरीके के कैंप्स वगैरह या आइसोलेटेड सेटलमेंट देखने को मिलते हैं। इट वॉज गोल्ड दैट ब्रॉट इमिग्रेंट्स स्क्रैम्बलिंग इनटू द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में जो गोल्ड पाया जाता है उसकी वजह से, गोल्ड मतलब सोना, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, वहां पर सारे के सारे लोग जो है वो इसी की वजह से आए थे। वाटर एंड फूड सप्लाईज हैव टू बी ब्रॉट 300 माइल्स फ्रॉम पर्थ टू कीप द माइंस गोइंग, है ना। और पानी और खाना जो है वो लगभग 300 मील दूर से लेके आना पड़ता था पर्थ से, ताकि ये जो माइंस वगैरह हैं वो चलती रहे। यहाँ पर कुछ नाम दिए हैं, जैसे सम ऑफ देम लाइक कालगुर्री एंड कूलगार्डी हैव बिकम टाउन्स ऑफ कंसिडरेबल साइज। तो ये इसी तरीके के वहाँ पर बेसिकली गोल्ड के डिपॉजिट्स वगैरह मिले थे, तो धीमे धीमे माइनिंग कैंप्स वगैरह लगे, फिर आइसोलेटेड सेटलमेंट लगे, तो धीमे धीमे होते होते ये जो जगह है ये बहुत ज़्यादा बड़ी आज की डेट में बन गई। कौन सी? कालगुर्ली एंड कूलगार्डी, ठीक है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद कालाहारी डेजर्ट की बात करें तो वहां पर क्या डिस्कवर हुआ? वहां पर डायमंड और कॉपर, डायमंड मतलब हीरा, कॉपर मतलब तांबा, ये चीजें मिली। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो मैनी वाइट मैन टू द थ्रस्ट लैंड एज इट इज कॉल्ड। थ्रस्ट लैंड मतलब जहां पर आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं। अब कहीं पर अगर डायमंड या कॉपर मिल रहा है तो वहां पर जाने की लोगों को प्यास तो होगी, तो वहां पर काफी सारे जो गोरे लोग थे वो यहाँ पर आए। इवन इन द मोस्ट एरिड एटाकामा। एटाकामा कहाँ पर है? आपके सर्दर्न अमेरिका में, ठीक है। अब ये चीज़ें मैं आपको मैप में इसीलिए दिखाता हूँ, या वहाँ पर दिखाते वक्त मैं थोड़ा सा एम्फोसिस या जोर इसीलिए देता हूँ ताकि जब आप ये चीज़ें पढ़ें तो आपके माइंड में एकदम से फिगर जो है वो आ जानी चाहिए कि एटाकामा डेजर्ट कहाँ पर है ना। साउथ अमेरिका में, यानी कि जो नॉर्दर्न चिली वाला रीजन है, वहाँ पर लार्ज माइनिंग कैंप्स बने, इस्टेब्लिश फॉर द माइनिंग ऑफ कैलिश। कैलिश क्या होता है? एक सीमेंटेड ग्रेवल। ग्रेवल मतलब एक छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं उस तरीके के, लेकिन वो सीमेंटेड है, जिसमें से सोडियम नाइट्रेट निकलता है। नाइट्रेट निकलता है। ये एक वैल्यूएबल फर्टिलाइजर है, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसको मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड या ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में क्या किया जाता है? एक्सपोर्ट किया जाता है। माइंस आर वर्कड बाय लोकल इंडियन लेबरर्स एंड सुपरवाइज्ड बाय फॉरेन टेक्नीशियंस। मतलब वहां के जो लोकल लोग हैं उनके द्वारा उस माइन में लेबर वाला काम करते हैं और जो फॉरेन टेक्नीशियंस हैं वो उनको सुपरवाइज करते हैं। नाइट्रेट्स के साथ साथ यहां पर कॉपर भी मिला है। कॉपर इज ऑल्सो माइंड एंड दीज टू प्रोडक्ट्स हैव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोइंग साइज ऑफ चिलियन टाउन्स ऑफ एरिका, इक्विक, एंटोफागास्ता एंड चुकीकमाता। ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब से है पर कोई बात नहीं, कुछ अगर प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो रहा होगा तो उसके लिए आप लोग ओवरलुक उस मिस्टेक को कर सकते हैं, क्योंकि नाम में तो फिर थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाती है ना। तो यहाँ पर बेसिकली दो चीज़ें पाई गई, एक तो सोडियम नाइट्रेट और दूसरा कॉपर। उसकी वजह से ये जो टाउन्स हैं इनका साइज काफ़ी ज़्यादा बढ़ता गया। क्यों बढ़ता गया साइज? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे लोगों को पता लगेगा तो लोग आते रहेंगे, ज़्यादा माइनिंग होगी, तो सारी चीज़ें जो है उसमें बढ़ती रहेंगी और सेटलमेंट्स भी जो है वो बढ़ते जाएंगे। द लास्ट नेम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉपर टाउन। ये जो लिखा हुआ है दैट इज चुकीकमाता, ये वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा कॉपर टाउन है।
इसके बाद अगर हम नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट्स की बात करें तो वहां पर मेक्सिको में मिला है सिल्वर, है ना। डेजर्ट कौन सा होगा ये जो हमने ऊपर बात करी अबाउट, आई थिंक वो मोआवे डेजर्ट वाला जो कैलिफोर्निया बेसिन के पास दिख रहा था। फिर ऊटा है, वहां पर यूरेनियम मिला है, कॉपर मिला है नेवाडा में। द होस्ट ऑफ अदर मिनरल्स एंड देयर बाय प्रोडक्ट्स हैव इन फैक्ट ग्रेटली ऑल्टर्ड द लैंडस्केप्स एंड द इकोनॉमी ऑफ सच एरिड रीजन्स। तो वही बात है कि पहले ऐसे एरिड रीजन्स या सूखे रीजन्स में कोई जाना पसंद नहीं करता था। अब लेकिन जैसे जैसे वहां पर इस तरीके के मिनरल डिपॉजिट्स मिल रहे हैं तो उसकी वजह से इन जगहों का जो लैंडस्केप और इकोनॉमी है वो काफी हद तक जो है अब चेंज हो चुका है। रिसेंट ईयर्स में बात करें तो डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन मेनी पार्ट्स ऑफ द सहारन एंड अरेबियन डेजर्ट्स हैज ट्रांसफॉर्म्ड दिस फॉरगटन पार्ट ऑफ द ग्लोब। क्योंकि फॉरगटन पार्ट ऑफ द ग्लोब इसको क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि पहले रेगिस्तान है। अब रेगिस्तान में कोई ज्यादा लोग जाना या चीजें पसंद तो करेंगे नहीं क्योंकि वहां पर कुछ है ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे वहां पर ऑयल मिलने लगा, मतलब तेल मिलने लगा सहारा के डेजर्ट्स में, अरेबिया के डेजर्ट्स में, तो फिर ये जगह जो है वो भी ट्रांसफॉर्म होने लगी। अल्जीरिया की अगर हम बात करें, अल्जीरिया बेसिकली आपका सहारा डेजर्ट में पड़ेगा नॉर्थर्न अफ्रीका में। ऑयल वेल्स जो है दे हैव बीन संक 2 miles डीप टू टैप दी ऑयल। तो वहां पर जो तेल के कुएं हैं वो लगभग 2 मील तक गहरे खोदे गए हैं ताकि उनमें से तेल निकाला जा सके। मिडिल ईस्ट में पाइपलाइंस ओवर 1000 miles लॉन्ग हैव बीन लेड टू ब्रिंग ऑयल फ्रॉम द शोर्स ऑफ द पर्शियन गल्फ अक्रॉस द सऊदी अरेबिया टू साइदा दैट इज इन लेबनान एंड बनियाज इन सीरिया ऑन द मेडिटेरेनियन कोस्ट। तो वहां पर इतनी बड़ी बड़ी पाइपलाइंस अब बना दी गई हैं कि एक जगह से दूसरी जगह बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस तक भी वो क्या कर रहे हैं, वो लोग तेल को ट्रांसफर कर रहे हैं। With still half of the world's reserves of oil untapped in this region, the deserts here will virtually be paved with gold. अभी भी क्या बोला जा रहा है कि अभी भी वर्ल्ड के जितने भी ऑयल रिजर्व्स हैं उसके आधे ही टैप किए गए हैं इन रीजन्स में। मतलब जितने टैप किए गए हैं उतने ही अभी यहाँ पर और होंगे। और जैसे जैसे अगर और पता लगेंगे तो यहाँ की जो इकोनॉमी है वो और बढ़िया होगी, है ना। इन इराक, कुवैत एंड सऊदी अरेबिया आर द डेजर्ट लैंडस्केप इज फास्ट चेंजिंग। जो डेजर्ट का लैंडस्केप हुआ करता था वो अब चेंज हो रहा है। वहाँ पर नई सड़कें बन रही हैं, ह्यूज पैलेसेस यानी कि बड़े बड़े महल बन रहे हैं, अल्ट्रा मॉडर्न हॉस्पिटल्स यानी कि बहुत ही आधुनिक सुविधाओं वाले अस्पताल बन रहे हैं, एयर कंडीशनड अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, स्विमिंग पूल्स बन रहे हैं। दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अ थ्राइविंग न्यू एरा क्रिएटेड एंटायरली बाय द ऑयल, और जिसको इन्होंने लिक्विड गोल्ड भी बोला है। मतलब ये सारा का सारा जो आप चेंज देख रहे हैं, जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, जो नए नए चीज़ों का डेवलपमेंट वहाँ पर देखने को मिल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर, वो सारा का सारा किस वजह से हुआ है, क्योंकि वहाँ पर तेल मिला है ना। और एक चीज़ अगर आप लोगों को पता हो कि जो ये मिडिल ईस्ट वाला रीजन है, मिडिल ईस्ट वाला रीजन कौन सा है, बेसिकली आप लोगों को पता होना चाहिए, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, ईरान वाला जो रीजन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा तेल वगैरह पाया जाता है, दैट इज नोन एज द मिडिल ईस्ट। तो वहाँ पर तेल जो है वो काफ़ी सस्ता भी है क्योंकि वहाँ पर तेल जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और डेजर्ट का रीजन है तो आपको पता है कि पानी वहाँ पर नहीं है। तो आई थिंक कि मैंने कहीं पर ये चीज़ पढ़ी थी, एग्जैक्टली तो मैं रिमेंबर अभी नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैंने कहीं पर ऐसा कुछ पढ़ा था कि वहाँ पर जो है तेल सस्ता है और पानी महंगा है, क्योंकि पानी वहाँ पर है नहीं, है ना। डेजर्ट है, पहली बात तो ये है कि डेजर्ट है तो पानी होना ही नहीं है, और थोड़ा बहुत जो भी है वो उसका यूज़ कर रहे हैं, तो पानी वहाँ पर काफ़ी कम है, इसलिए पानी महंगा है। और तेल वहाँ पर इतना ज़्यादा पाया जा रहा है कि तेल काफ़ी सस्ता है। तो इन्हीं जगहों की जो इकोनॉमी है वो आज की डेट में काफ़ी अच्छी भी है। और अगर आप लोगों को पता हो तो वर्ल्ड की जो सबसे महंगी करेंसी है ना, वो पहले आपको लगता होगा, मतलब हो सकता है कि आप लोगों को पहले से पता हो, पर किसी किसी को ऐसा लगता है कि या तो जो यूएस डॉलर है वो सबसे महंगा है। महंगे का मतलब मेरा क्या है कि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू हाउ मेनी, $1 इज इक्वल टू हाउ मेनी इंडियन रुपीज़। जितना ज़्यादा इंडियन रुपीज़ में वो एक करेंसी होगी उतना ज़्यादा महंगा, है ना। जैसे कि आज की डेट में हम बात करें तो पहले लगता था कि यूएस डॉलर महंगा है 70-75 रुपये का, है ना। फिर लगभग 80-85 रुपये, 90 रुपये के आसपास का जो पाउंड है, ब्रिटिश पाउंड, वो महंगा है। लेकिन अगर आप लोगों को एग्जैक्टली पता है तो आप लोगों को ये चीज़ मतलब पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता दूं कि सबसे महंगी जो वर्ल्ड की करेंसी है दैट इज कुवैतीन दिनार। जो ये कुवैत देश है इसका जो दिनार है वो सबसे महंगा है। लगभग 1 कुवैती दिनार जो है वो 250 रुपये के आसपास है, मतलब डॉलर से भी 3 गुना महंगा। और वो क्यों है, वो इसीलिए है क्योंकि इन जगहों की जो इकोनॉमी है वो आज की डेट में इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है कि ये कंट्रीज़ काफ़ी प्रोग्रेस कर रही हैं। पुराने ज़माने में डेजर्ट्स हुआ करते थे, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, धीमे धीमे रिसर्च डेवलपमेंट हुए, वहाँ से ऑयल वगैरह निकला, काफ़ी मिनरल्स वगैरह निकले, तो वहाँ पर की इकोनॉमी भी अब बहुत बढ़िया हो रही है। तो आई होप कि ये चैप्टर जो है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा।
और ये चैप्टर हमारा जो है इसी के साथ कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट से हम लोग चैप्टर नंबर 19 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो कंटेंट रिलेटेड आपको जो भी डाउट होता है वो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। फुल कोर्स में तो आप लोग एनरोल हैं ही, तभी आप ये सारे वीडियोस देख पा रहे हैं। टेक्निकल क्वेरी के लिए आप लोग support@okul.co पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या सोशल मीडिया के ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म हैंडल्स के थ्रू भी आप लोग अपने फीडबैक्स या हमें कोई भी अपने सजेशंस वगैरह है तो वो दे सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।